नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 10 साल के निचले स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई दर। अक्टूबर में महंगाई दर गिरकर 0.25% पर। खाद्य और ग्रामीण महंगाई दर निगेटिव में। आज मिल सकती है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में IIFCL के IPO को भी मंजूरी संभव। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी बैठक। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME सेक्टर के साथ की बैठक। बजट को लेकर मांगे सुझाव। MSMEs की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आसान कर्ज मुहैया कराने की मांग। बाजार ने पकड़ी रफ्तार। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त पर बंद। मिड कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग। IT, ऑटो, तेल गैस शेयरों में खरीदारी। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद। देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर ग्रो की अच्छी लिस्टिंग। 14% प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद 29% तक चढ़ा। वहीं डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स NSE पर 335 रुपए पर हुआ लिस्ट। भूटान से लौटते ही LNJP अस्पताल पहुंचे PM मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात। दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की जांच शुरू। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। श्रीनगर से डॉक्टर तजामुल मलिक को हिरासत में लिया। देश भर में बड़ी सुरक्षा के बीच इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिली बम की धमकी। शुरुआती जांच में धमकी फर्जी पाई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट को लेकर MSMEs के साथ चर्चा की। ये खबर हम आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी खुशखबरी आई है। रिटेल महंगाई दर 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 1.44% से घटकर 0.25% पर आ गई है। इस दौरान खाने पीने की चीज़ों की कीमतें घटी हैं। खाद्य महंगाई दर इस महीने भी नेगेटिव में बनी हुई है। खाद्य महंगाई -2.33% से घटकर -5.02% पर आ गई है। ग्रामीण महंगाई भी नेगेटिव में पहुंच गई है। कपड़ा, जूता, चप्पल की महंगाई 2.28% से घटकर 1.70% पर आ गई है। हालांकि कोर CPI में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। कोर CPI 4.3% से बढ़कर 4.4% हो गई है। और महंगाई के आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिक्स DK जोशी साहब। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा आम आदमी के लिहाज से और थोड़ा इकोनॉमी के लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे। आम आदमी सोच रहा है कि भाई महंगाई 0.25% पर आ गई, मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ऐसा है। पहली बात तो यह है कि ये महंगाई की दर वाकई नीचे आई है और ये जैसा आपने कहा, ये जब से सीरीज शुरू हुई थी 11-12 से, तब से ये लोएस्ट नंबर है। दूसरी बात यह है कि ये किस कारण से नीचे आई है। तो महंगाई की दर का मुख्य कारण वेजिटेबल्स है, जिसमें टॉप कैटेगरी होती है टमाटर, आलू और प्याज। इन तीनों में पिछले साल के मुकाबले इस समय प्राइसेस कम है, इसलिए इन्फ्लेशन काफी नेगेटिव है। जहां पे महंगाई नीचे नहीं आई है वो है फ्रूट्स और आपका एडिबल ऑयल, जिससे आप खाना बनाते हैं रोज। तो ये चीजें भी ये पिंच कर रहे हैं अभी भी। और तीसरी चीज जिसके कारण महंगाई को थोड़ा ऊपर प्रेशर मिलता है वो है पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स। एक कैटेगरी है जिसके अंदर गोल्ड और सिल्वर आते हैं, क्योंकि इनके दाम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। इस वजह से कोर इन्फ्लेशन, जैसा कि आपने बताया, अभी भी काफी ऊपर बनी हुई है। अगर आप गोल्ड को निकाल दें कोर इन्फ्लेशन से, गोल्ड और सिल्वर को, तो कोर इन्फ्लेशन 3% से नीचे आ जाती है। तो एक तरह से ये तो ओवरऑल एक नजरिया है। इसमें जो इम्पैक्ट पड़ा है
वो गुड्स में पड़ा है, जो आम आदमी के कंजम्पशन की जो खपत की जो चीजें हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, उनमें जीएसटी 5% पे ले आए थे 18 से, तो उसका असर इमीडिएटली दिखाई दिया है। साथ साथ सबसे ज्यादा असर जिन लोगों को गाड़ियां खरीदनी है उनके लिए 6 से 7%, कुछ केसेस में 10% भी रिडक्शन प्राइसेस में हो गई है, खासकर छोटी गाड़ियों में, तो उसमें भी ये बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। और बाकी आई थिंक जो छोटी मोटी चीजें हैं, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह, इनमें भी आप देखेंगे प्राइसेस मार्केट में नीचे आए हैं। तो हर राज्य में एक सी महंगाई की दर नहीं है। केरला में ये 8.6% है, जबकि बिहार में -2% है। और उसका कारण ये है कि बिहार में खाद्य पदार्थ हैं जिनमें वेजिटेबल्स वगैरह, उनका शेयर ज्यादा है सीपीआई में, तो इसलिए वो नीचे उसको ले आए। और केरला में गोल्ड और सिल्वर का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा है उनके सीपीआई बास्केट में, तो इस वजह से उनकी महंगाई की दर ऊपर ही बनी हुई है। अगर गोल्ड और सिल्वर को निकाल दें तो उनकी महंगाई दर भी इतनी ऊपर नहीं होगी, नीचे आ जाएगी। और तो आई थिंक मोटे तौर पे ये है कि अब इससे उम्मीद बनती है कि आरबीआई अब रेट काटेगा, क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों में जो इन महंगाई की दर आ रही है वो एक्सपेक्टेशन से नीचे आ रही है, और ये एक मौका और क्रिएट करता है रेट कट का, आई थिंक, आते हुए। कट की बात तो आपने की, लेकिन रेट कट तो सिर्फ महंगाई से रिलेटेड नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं, पास जो हमारा एक्सपीरियंस है, ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से थोड़ा इसको आप अगर डिसाइफर कर दें तो आम लोग थोड़ा समझ पाएंगे कि इतने नीचे स्तर पर महंगाई के आने का मतलब क्या है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, और आगे हम क्या कुछ देखने वाले हैं रेट कट के अलावा भी, अगर हम समझना चाहें तो। देखिए, इसका एक जो नेगेटिव साइड होता है महंगाई की दर का, लो आने का, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन तो अभी इससे भी ज्यादा नीचे आएगी। वो ये है कि नॉमिनल जीडीपी जो है हमारा, रियल जीडीपी तो 6.5, आरबीआई कह रहा है 6.8%, तो वो तो काफी ऊपर बना हुआ है। पर क्योंकि महंगाई की दर नीचे आ गई तो डिफ्लेशन उसके कारण हो गया है, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो 8, 8.5%, 9% इस आसपास, इसके आसपास रहेगा, जबकि बजट में अज्यूम किया था 10%। तो जब नॉमिनल जीडीपी नीचे आता है तो टैक्स कलेक्शंस पे फर्क पड़ता है। हम देख भी रहे हैं कि टैक्स कलेक्शंस जो रन रेट है तो उसके हिसाब से अभी धीमी चल रही है। तो एक तो ये इसका असर है। दूसरा ये असर है कि जो इससे ये भी जता रहा है कि थोड़ा प्राइसिंग पावर इस समय कम है, और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके जो प्रॉफिट्स मार्जिन है वो थोड़ा नीचे ही रहेंगे, मतलब उतने ज्यादा उसमें ऊपर आने की अभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आई थिंक। और तीसरी आई थिंक चीज ये महंगाई की दर से, जैसा मैंने बताया कि इससे एक ऑप्शन क्रिएट होता है और एटलीस्ट कंफर्ट क्रिएट होता है कि रेट कट अभी करने के लिए स्पेस है आरबीआई के पास। कब काटेंगे, किस वजह से काटेंगे, वो हम अभी उन्होंने पिछले 2 पॉलिसीज में नहीं काटा है क्योंकि सीआरआर कट भी चल रहा था। पर अब उनके पास अगर उन्हें लगेगा कि इकोनॉमी में थोड़ा सा भी कमजोरी आ रही है तो वो रेट काट सकते हैं, और ये अभी चलेगा सिलसिला कुछ और महीने, क्योंकि जो जीएसटी का असर है वो हमारा सितंबर से शुरू हुआ है, तो 1 साल तक उसका असर दिखाई देगा। एक बात और याद रखनी चाहिए कि ये महंगाई की दर इसलिए नीचे आई है क्योंकि पिछले साल महंगाई की दर काफी ऊपर थी, और वो बेस इफेक्ट जिसे हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं उसका वो भी एक कारण है जिस वजह से महंगाई की दर नीचे आ रही है। और ये जैसा मैंने बताया, ये ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है। ये अब फ्रूट्स और एडिबल ऑयल जो कि आम रोजमर्रा की चीजें हैं, तो ये बात तो सही है। आपने पहले भी बताया कि वो अलग अलग बास्केट हैं, और फिर ज्योग्राफी भी हमारी इतनी बड़ी है वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीके जोशी साहब, हमसे जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए महंगाई के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज कैबिनेट के साथ साथ सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज़ की बैठक भी हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इन दोनों बैठकों पर खास नज़र सभी की है। तो बैठक के एजेंडे में क्या है, समझने के लिए चलते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बताइए दोनों बैठकों में क्या क्या होने वाला है, एजेंडे पे क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि आमतौर पर हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होती है, कई बार सीसीएस की भी होती है। लेकिन ये बैठक कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस बैठक से ठीक पहले
करीब 48 घंटे पहले लाल किले के सामने बॉम्ब ब्लास्ट होता है, या फिर कहें कि ब्लास्ट होता है, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट की अभी पुष्टि नहीं हुई है, ब्लास्ट होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जाकर के साफ तौर से बयान देते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और विदेश दौरे से लौटकर आते हैं, घायलों का हालचाल पूछते हैं, और फिर उसके तुरंत बाद ये शाम में सीसीएस की बैठक की जा रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। यानी जाहिर तौर से प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है, और सीसीएस की बैठक में इस पर गहन चर्चा होने की अटकलें हैं, संभावना जताई जा रही है। फिर आगे की रणनीति क्या हो दोषियों को पकड़ने के लिए, सुरक्षा क्या एहतियात बरते जाएं, इस पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक है वह है कैबिनेट की बैठक। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्टर्स जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि यूएस की तरफ से टैरिफ लगने के बाद उनकी हालत जो काफी खराब हो गई है, उससे निपटने के लिए सरकार कुछ मदद करे। तो आज कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी मिलने की संभावना है। शुरुआती प्रस्ताव 25,000 करोड़ रुपए का था। इस मिशन के तहत सरकार दो तरीके से मदद करेगी। एक, एक्सपोर्टर चाहे दूसरे देशों में अपने बाजार को तलाशें, अपने ब्रांड को प्रमोट करें, इसके लिए सरकार इंसेंटिव देगी, और साथ ही साथ सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगी। ऐसे कई सारे इंसेंटिव देगी। और एक्सपोर्टर को जो वित्तीय संस्थान फाइनेंस करेंगे उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम भी सरकार आज के बैठक में मंजूरी दे सकती है। और अंतिम बात, माइनिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। ग्रेफाइट समेत 3 मिनरल्स के माइनिंग में जो कंपनियां जुटी हुई हैं उनके रॉयल्टी पर एक बड़ा फैसला हो सकता है, उनको रैशनलाइज करने का, या फिर सामान्य भाषा में कहें तो उनमें कमी करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम अपडेट्स के लिए। तो जैसा लक्ष्मण जी बता रहे थे कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये खास बैठक होने वाली है, क्या रिजल्ट निकलता है इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे से वापस लौट आए हैं, और दिल्ली में लैंड होने के बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे LNJP अस्पताल गए, जहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की, उन्होंने घायलों से बातचीत की और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम ने भूटान में भी अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली ब्लास्ट के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं। 8 शवों की पहचान करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच NIA को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन भी चल रहा है। शोपियां में एक और डॉक्टर हमीद फयाज के घर छापेमारी हुई है। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के ठिकानों पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चल रहे एक्शन पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं शंकर आनंद। तो शंकर जी बताइए क्या चल रहा है इस वक्त। देखिए, इस वक्त में मैं लाल किला के ठीक बाहर हूँ जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और इस वक्त में अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ तफ्तीश करता है वो जो यहाँ पे लगातार यहाँ तफ्तीश की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से पूरे इस मामले को देखा जाए, इस मामले में तफ्तीश का दायरा कई राज्यों तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली, और उसके साथ साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो कनेक्शन आया, हालांकि शुरुआती तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस पूरे मॉड्यूल का एक पर्दाफाश किया गया था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली के ब्लास्ट के बाद इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुँचने की एक कड़ी जो है उसको खंगाला जा रहा है, और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी कई अधिकारी यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे, और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, इस मॉड्यूल की बात करें, जो एक मॉड्यूल था, ये इस मॉड्यूल की जो सबसे बड़ी जो एक जो इनपुट जो इस तरह से बकायदा निकल के सामने आया कि इस मॉड्यूल में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अच्छे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और खास तौर पर डॉक्टर जैसे एक बहुत ही एक सामान्य जो एक प्रोफेशन होता है उससे जुड़े हुए हैं। तो इस मामले में कई लोगों को हिरासत लिया जा चुका है, लेकिन उन तमाम आरोपियों का जिन्हें हिरासत में लिया गया है उसका दिल्ली कनेक्शन किस तरह से है, इस मामले पर कनेक्शन को कंगाला जा रहा है। और खास तौर पर जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ जो ये पूरा मामला है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये मामले पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर देश की कई जांच एजेंसियां प्रमुख तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जांच एजेंसी NIA के द्वारा इस मामले को विशेष तौर पर तलाशा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। देश भर में सुरक्षा बढ़ी हुई है, और इसी बीच
एयरलाइंस को बम की धमकी मिल रही है। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस को आज बम की धमकी मिली, जिसके बाद पाया गया कि ये हॉक्स कॉल था। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या है डिटेल? जी, आज इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस इन दोनों को ही बम की धमकी मिली। हालांकि बाद में जब जांच की गई तो ये दोनों ही धमकी होक्स कॉल पाई गई। इंडिगो को लगभग 3:40 से 3:45 के बीच में एक मेल आता है, इसमें कहा जाता है उनके कई सारे विमानों में बम है। हालांकि बाद में जब जांच की जाती है तो इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं मिलती है। हालांकि इसके आधार पर कई सारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, इन एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। इस जो ईमेल आया था उनमें स्पेसिफिक नाम दिए गए थे फ्लाइट्स का। हालांकि बाद में उसमें से कुछ पाया नहीं गया। जो बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी है वो अब इन मेल्स का जो सोर्स है वो क्या था इसकी जांच कर रही है और देख रही है कि कहीं और किसी जो थ्रेट असेसमेंट है उस पर कितना और काम करने की ज़रूरत है, इस पर वो देख रही है। ठीक इसी तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस को भी एक थ्रेट आता है कि उनकी जो वाराणसी की फ़्लाइट है उसमें बम रखा हुआ है। हालांकि बाद में जब उसको जब फ्लाइट लैंड करती है, जब पूरी जाँच की जाती है तो उसमें कुछ पाया नहीं जाता है। यात्रियों को सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया गया और अब फिलहाल जो फ्लाइट है उसकी अच्छे से जांच की जा रही है। इसके अलावा BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने भी एक एडवाइजरी जारी की है तमाम एयरपोर्ट्स को और कहा गया है कि उन्हें इनहैंस्ड सिक्योरिटी अगले कुछ दिनों तक अपनानी पड़ेगी और इसके लिए जो यात्रियों को हो सकता है कि डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है उनसे भी गुजरना पड़े। ये तो कुछ जो दिन है वो संभल के रहने के दिन है और साथ ही अलर्ट रहने के दिन है। बहरहाल शुक्रिया आपका। पढ़ते हैं आगे। इन दिनों विमानों के पायलट्स को गुमराह करने वाले GPS सिग्नल्स भी परेशान कर रहे हैं। तकनीकी भाषा में इसे GPS स्पूफिंग कहा जाता है। आमतौर पर इसे युद्ध जैसी स्थितियों में विमानों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिविलियन विमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने पायलटों के लिए एडवाइजरी जारी की है। देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। सोचिए, एक एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए तैयार है, तभी पायलट की स्क्रीन पर अचानक रनवे की जगह किसी मैदान का लोकेशन सिग्नल आ रहा हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये GPS स्पूफिंग का असली खतरा है। इसमें नकली सैटेलाइट सिग्नल के जरिए विमान के नेविगेशन सिस्टम को गुमराह किया जाता है। कई बार सिस्टम में फॉल्स वार्निंग भी दी जाती है। हाल में कई पायलटों ने खासतौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है। moment there's a sudden change in our position. In the starting, yes, it was worrisome. But in the last 1 week or so, all the pilots are aware that spoofing happens in this area. So they are ultra cautious and monitor the position much more carefully. Worry to hai, but and I'm sure all airlines have already put in SOPs for the pilots to ensure they don't get caught up in this situation. विमानन मंत्रालय के मुताबिक नवंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच GPS इंटरफेरेंस की 465 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से कई स्पूफिंग के मामले हैं। इधर पिछले कुछ महीनों से अमृतसर, जम्मू कश्मीर और नागालैंड जैसे बॉर्डर इलाकों में GPS इंटरफेस के मामले सामने आए हैं। लेकिन पिछले सप्ताह दिल्ली के एयर स्पेस में भी स्पूफिंग का पता लगने से चिंता बढ़ गई है। DGCA ने सभी एयरलाइंस, पायलट और ATC यूनिट्स को निर्देश दिए हैं कि किसी भी GPS गड़बड़ी की सूचना 10 मिनट के भीतर रिपोर्ट करें। मामला इतना गंभीर है कि इसकी जांच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की निगरानी में चल रही है। राहत की बात यह है कि आधुनिक विमानों में सिर्फ GPS ही नहीं, कई बैकअप नेविगेशन सिस्टम मौजूद रहते हैं। ये GPS फेल होने की स्थिति में भी विमान को 5 घंटे तक सुरक्षित नेविगेशन दे सकते हैं। ATC भी पायलटों को डायरेक्शन देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि GPS स्पूफिंग का मामला सिर्फ भारत में सामने आया है। दुनिया भर के युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े क्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आए हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर वेस्ट एशिया क्राइसिस हो। लेकिन दिल्ली के सिविलियन एयर स्पेस में GPS स्पूफिंग का मामला सामने आना एक चिंता की बात जरूर है। GPS स्पूफिंग को लेकर अब दुनिया भर के रेगुलेटर सचेत हो रहे हैं। बदलते समय में एविएशन के खतरे भी बदल रहे हैं और ज़रूरी है कि बेहतर तकनीक से इनसे निपटा जाए। रोहन सिंह, दिल्ली। भारत से ट्रेड डील पर ट्रंप के रुख में नरमी आई हुई दिखती है। उन्होंने टैरिफ घटाने का भी इशारा किया है। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, डील सील। ज़रूर जुड़िए रात 7:57 पर।
और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें शुक्रवार 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी है, लेकिन इससे पहले तमाम एग्जिट पोल में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 0 से लेकर 2 सीटें तक मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। और बिहार एग्जिट पोल से आज बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी ने शानदार बढ़त के साथ क्लोजिंग ली है। सेंसेक्स 595 पॉइंट चढ़ा है। निफ्टी ने 181 पॉइंट की बढ़त हासिल की है। मिड कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। मार्केट की डिटेल्स बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन डेफिनेटली आज शानदार मूव्स बाजार में देखने को मिले हैं। इन तक आते आते बाजार ने अच्छी खासी क्लोजिंग हमें दिखाई है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो शानदार अपमूव यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में, मिड कैप में और साथ ही साथ स्मॉल कैप में भी जबरदस्त उछाल आज के सत्र में देखा गया है। इसके अलावा बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। देखिए, निफ्टी में बढ़ने वालों में से अडानी एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स, इसके नंबर्स आए हैं। उसके बाद ये मूव देखने को मिला है टेक महिंद्रा और टीसीएस। नो डाउट आज पूरे ही आईटी पैक में एक रुझान जो है पॉजिटिव साइड में बना हुआ था। लूजिंग पॉकेट में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस एंड जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें थोड़ी सी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि मिड कैप का रुझान जो है वो किस तरीके का रहा है। अगर बात करी जाए बायोकॉन की तो शानदार अपमूव यहां पे देखने को मिला है। कल इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद ये तेजी जो है वो दिखाई दी है। इनफैक्ट मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स भी काफी शानदार देखने को मिले हैं। बीएससी क्या एवरेज टर्नओवर यहां पे देखने को मिला है डेरिवेटिव मार्केट में, जिसके बाद एक अच्छा खासा शानदार इजाफा और पूनावाला फाइनेंस में भी करीब करीब 0.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात कर रहे थे, पीआई इंडस्ट्री नंबर्स खराब थे, उसका रिफ्लेक्शन यहां पे दिखाई दिया है। टोरेंट पार नंबर्स खराब। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो 3.5% का डाउन साइड यहां पे और एमएनएम फाइनेंशियल में भी एक कमजोरी जो है वो देखी गई है। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने उत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने वायु प्रदूषण की वजह से बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा है और प्रदूषित इलाकों के सभी सरकारी अस्पताल में चेस्ट क्लिनिक शुरू करने का आदेश जारी किया है। खबर की ज्यादा डिटेल बता रही है दीपाली नंदा। देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो राजधानी दिल्ली का जो AQI है वो 450 का आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली या फिर NCR के लोग दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में कहा गया है खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इस वर्ग को वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे में खतरा और भी बढ़ जाता है। जो एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें यह भी कहा गया है कि प्रदूषित इलाकों में सरकारी हॉस्पिटल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अलग से टेस्ट क्लिनिक बनाए और टेस्ट क्लिनिक में रोजाना कितने मरीज आ रहे हैं, किस तरह की शिकायत लेकर आ रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार को रोजाना के आधार पर साझा भी करें। यहाँ पर आपको एक और अपडेट देना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने देखा था कि हाल ही में ग्रैब 3 को लागू किया गया, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई। 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए जो फिजिकल क्लासेस हैं उनको बंद कर दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। और अब ये देखने को मिल रहा है कि कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं दिल्ली NCR में खास तौर पर, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप चाहें तो घर पर बैठ के, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। अगर कंपनियों के हिसाब से देखें तो इसमें नेस्ले इंडिया का नाम शामिल है, इसमें डेलॉयट है, ITC है और मॉन्डिलिस है, जिसने ये ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज को दिया है। तो पूरी स्थिति को अगर आप भापेंगे और अगर हम इस दौरान ये कहें कि दिल्ली NCR में हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है तो ये गलत नहीं होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप भी अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।